हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम करते हैं 26 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 लगभग 8 एंट्री दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। ठीक है, फॉर कैश। ठीक है, यानी कि गुड्स परचेज किया जा रहा है 25,000 का, वो भी कैश में। एंड पेड ₹200 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स, और 200 रुपये का कैरीज का मतलब होता है भाड़ा, यानी गुड्स को शॉप में लाने के लिए 200 रुपये का भाड़ा यानी कि कैरीज पे किया जा रहा है। तो याद रखना, यहाँ पे देखो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स एसेट्स परचेज की जा रही है ना। और गुड्स जो होता है, इसको जो हम परचेज करते हैं ये रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि हम बार बार परचेज करते हैं, तो इस पर कैरीज भी बार बार लगता है। इसका मतलब ये जो कैरीज का खर्चा है, ये जो कैरीज वाला एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, कैरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, चलो इसकी देखो एंट्री क्या होगी। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज। किसकी बुक में करना वो नहीं दिया है, तो आप सिर्फ लिखिए जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद डेट का जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, जिसमें आप सबसे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे और इसमें नंबरिंग करेंगे नंबर 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो ईयर दिया है ना डेट दिया है। ठीक है, नंबरिंग करके दिया है 1 2 3 करके, तो आप नंबर 1 डालेंगे डेट वाले कॉलम में। और एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किया जा रहा है ना। परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैरीज अकाउंट को हम सेपरेटली क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज कैरीज का यहाँ पे जो नेचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि गुड्स के केस में जो है कैरीज दिया जा रहा है। हाँ, अगर कोई फिक्स असेट्स, कोई भी न्यू फिक्स असेट्स परचेज की जाती और तब कैरीज पे किया जाता, तो हम यहाँ पे कैरीज अकाउंट को अलग से डेबिट ना करते, तब ये कैरीज उस पर्टिकुलर असेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता जो असेट्स परचेज की जा रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, और आपको पता है गुड्स का परचेज करना ये बार बार होता है बिजनेस में, है ना, मतलब कि इसका जो नेचर होता है वो रेकरिंग होता है, तो उस पर आने वाला जो कैरीज होता है यानी जो भाड़ा होता है वो भी बार बार, यानी जितनी बार हम गुड्स को परचेज करेंगे उतनी बार हमको कैरीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे कैरीज का जो नेचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमें कैरीज अकाउंट को अलग से डेबिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैरीज अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 200 से, क्योंकि कैरीज भी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं। और दोनों की पेमेंट कैश से हुई है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। पेमेंट कैश से हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, बिजनेस से कैश कम होगा। कैश का नेचर क्या होता है, असेट, असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट क्रेडिट में कितना हो जाएगा, 25,200। देखो 25,000 रुपया तो गुड्स का पेमेंट हुआ है, 200 रुपया कैरीज का, तो टोटल 25,200। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो आई होप आपको पहली एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ देखो जो गुड्स परचेज किया जा रहा है वो क्रेडिट पे परचेज किया जा रहा है, किससे, सुधीर से। तो सबसे पहले हम इसी की एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, है ना। 2 का ए हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अब यहाँ देखो मैं बार बार आपको समझाऊं तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, है ना। जैसे कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि परचेज अकाउंट का नेचर जो है वो एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और सुधीर से उधार खरीदा है तो सुधीर क्रेडिटर है, और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना भी क्रेडिट होता है। तो देखो मैं अब बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, रीज़न नहीं समझाऊंगा कि परचेज डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिटर क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। हाँ, जहाँ कोई नई ट्रांजेक्शन आएगी वहाँ मैं आपको वो चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, उसका रीज़न कि डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है। बात समझ रहे हो? इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव होगा और वीडियो भी थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, तो 40,000 एंड 40,000 समझ में आ गया। चलो इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ही देखो आगे कह रहा है एंड पेड
पेड का मतलब कैश की पेमेंट हुई है 500 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स, यानी गुड्स को लाने में जो हमें कैरीज देना पड़ा वो कितना देना पड़ा 500 का, और इसका पेमेंट भी हुआ है तो इसकी हम अलग एंट्री करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट का बी पॉइंट ये बन जाएगा, देखो 2 का बी हो जाएगा कैरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैरीज एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कैरीज को अलग से हमें डेबिट करना पड़ेगा, और इसकी पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट हुआ 500 एंड 500। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैरीज पेड इन कैश। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में कह रहा कि परचेज्ड मशीनरी। अब याद रख, ध्यान से देखना, यहाँ पे मशीनरी परचेज की जा रही है कितने की 20,000 एंड स्पेंट ₹500 ऑन इट्स कैरीज। यहाँ पे भी देखो कैरीज की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मशीनरी परचेज की जा रही है। तो अगर कोई नई मशीन परचेज की जाती है उस पर अगर कैरीज लगता है तो वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। मतलब कि ये वाला जो कैरीज है ना गाइज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की खास बात क्या होती है कि उसे हम उस पर्टिकुलर असेट्स की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं जो असेट्स हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज क्या हो रहा है मशीन, तो मशीन की कॉस्ट में ही ये 500 जो है ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कह रहा कि एंड ₹300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 300 रुपया इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया गया, तो ये भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा, बिकॉज ये भी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट सब टोटल कर लेंगे, 20,000 की मशीन थी, 500 रुपये का कैरेज, 300 रुपये का इंस्टॉलेशन, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 20,800 का, यानी कि 20,800 है ना डेबिट में, और 20,800 क्रेडिट में हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज्ड मशीनरी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर ₹15,000। अब यहाँ देखो अनिल का नेम दे रखा है, इसका मतलब गुड्स जो परचेज किए जा रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पर परचेज किए जा रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है और अनिल क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन। देखो ध्यान से सुनना इसको, आप इसको ध्यान से देखो। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स का मतलब ये जो 15,000 का ख़रीदा गया था, ठीक है, इसका 1/3 आप निकालोगे। देखो 15,000 का अगर आप 1/3 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000, है ना। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये 5,000 आ गया। कह रहा कि एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, तो 5,000 का 20% कितना होता है 1,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,000। इसका मतलब 6,000 का सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, चलो इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे देखो फिफ्थ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। देखो 5,000 कैसे आया, इस ये जो 15,000 का सामान खरीदा गया था, कह रहा था कि इसका 1/3 पार्ट, तो 15,000 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा 5,000 आएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 5,000 का 20% निकालोगे तो 1,000 आएगा। तो 5,000 प्लस 1,000 यानी कि 6,000 में गुड्स बेचे जा रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। ठीक है, समझ में आ रहा। नरेशन हो जाएगा बीइंग 1/3 गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड टू मिस्टर यक्स। ठीक है, यानी कि 12,000 का सामान मिस्टर यक्स को सेल किया जा रहा। इशूड इनवॉइस, ठीक है, इसका मतलब है प्रॉफिट एट 20% एबव कॉस्ट, यानी 25% का प्रॉफिट लिया जा रहा। और फिर कह रहा कि कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, यहाँ पे देखो मैंने कर रखा है, यक्स को सामान बेचा गया है मतलब क्रेडिट सेल है, तो यक्स यानी कि एक कस्टमर है, तो जिस भी कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं वो क्या होता है बिजनेस के लिए डेटर होता है, डेटर असेट होती है, असेट का बढ़ना डेबिट, तो इसलिए यहाँ पे यक्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और क्योंकि सेल किया जा रहा है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स क्या है बिजनेस का रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। अब अमाउंट समझो, 12,000 का सामान था, बात समझ लो, 12,000 का सामान था, इस पर 25% का प्रॉफिट लेना है, तो 12,000 का 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा 3,000। तो 12 + 3 कितना हो गया 15,000। फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है,
तो 15,000 का 10% होता है 1500, और 1500 माइनस हो जाएगा तो नेट अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा 13,500। तो 13,500 से डेबिट कर देंगे और 13,500 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बी, गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7th। ठीक है, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 10,000। ठीक है, तो चलो इसकी ये तो सिंपल सी एंट्री है, बहुत बार डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने किया। तो डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है गाइस? एक्सपेंस होता है। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और किस पे लगा है? फर्नीचर पर। तो फर्नीचर की वैल्यू फॉल होगी, है ना। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का फॉल होना, डिक्रीज होना, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, 10% निकाल लगाना था, है ना। एक बार चेक करते हैं, 10,000 ही लगाना है ना। हाँ नहीं, 20%। तो 10,000 फर्नीचर की कॉस्ट है, और 10,000 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 से डेबिट कर लेंगे और 2,000 से क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट, इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन 8, थेरा की गेब एज चैरिटी कैश 500, यानी 500 चैरिटी में दिया गया कैश के फॉर्म में, और गुड्स के फॉर्म में 2,000 की चैरिटी की गई। तो कैश के फॉर्म में जो की गई है उसके लिए 2 कैश हो जाएगा, और गुड्स के फॉर्म में जो की गई उसके लिए 2 परचेज हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 8 चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट हो रहा है। ठीक है, और कैश में जो चैरिटी की गई उसके लिए 2 कैश अकाउंट हो जाएगा, और गुड्स में जो चैरिटी की गई उसके लिए 2 परचेज अकाउंट हो जाएगा। कैश के फॉर्म में 500 रुपये की चैरिटी की गई है, और गुड्स के फॉर्म में 2,000 की चैरिटी की गई है। तो टोटल चैरिटी कितनी हो जाएगी? 2,500 होगी। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी सारी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, जो जर्नल है इसका जो डेबिट क्रेडिट है वो टोटल कर लेंगे, जिसको बोलते हैं टोटल ऑफ जर्नल। और अगर आप जर्नल का टोटल करोगे तो आएगा आपका डेबिट में 1,25,500, और यही सेम अमाउंट क्रेडिट में आएगा 1,25,500। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो टाइम जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे भी टोटल आया 1,25,500, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो टोटल 9 ट्रांजेक्शन्स गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ओल्ड न्यूज़पेपर अगर बेचा जा रहा है 1,000 रुपये में, तो इसको बोलते हैं मिसक्लेनियस इनकम। क्या बोलते हैं? मिसक्लेनियस इनकम। तो पहले इतने की एंट्री कर लेते हैं। तो देखो जर्नल एंट्रीज डेट वाले कॉलम में 1 का ए पॉइंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेचा गया है ओल्ड न्यूज़पेपर तो कैश आएगा, इंक्रीज करेगा, असेट है, असेट का इंक्रीज करना डेबिट। और टू सन्ड्री इनकम अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, टू सन्ड्री इनकम अकाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000 एंड 1,000। और ये इनकम हो रही है तो इनकम का बढ़ना क्या होता है? इनकम का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इतना समझ में आ गया? आइए फिर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में और आगे पढ़ने कह रहा कि एंड सॉरी एंड ₹5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। ठीक है, 5,000 की ओल्ड चेयर बेची गई है। तो देखो चेयर किसका पार्ट होता है? फर्नीचर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट की बी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेचा जा रहा है कैश के फॉर्म में तो कैश यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को, क्योंकि जो चेयर होता है ना वो फर्नीचर का पार्ट होता है। तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू में कमी आ रही है। फर्नीचर एक असेट है, असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अमाउंट कितना था? 5,000 डेबिट में एंड 5,000 क्रेडिट में हो जाएगा। और नरेशन हो जाएगा बीइंग सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 गिवन अवे एज चैरिटी। अब यहाँ देखो गुड्स की चैरिटी की जा रही है, तो गुड्स की चैरिटी की जाएगी तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, है ना। और चैरिटी तो हमारा एक्सपेंस होता ही है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन की जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स की चैरिटी की गई है ना। अमाउंट कितना है? 7,000 एंड 7,000, यानी जो गुड्स की कॉस्ट थी वो 7,000 थी। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा कि अरुण पेज अस। अब इसको ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ये ट्रांजेक्शन्स गलत हो जाएगी। कह रहा कि अरुण पेज अस ₹63,000। अच्छा, अरुण हमें पे कर रहा तो क्यों कर रहा होगा?
तो जाहिर सी बात है कि अरुण को हमने सेल किया होगा गुड्स, इसलिए तो अरुण हमको पे कर रहा, हमको मतलब बिजनेस को। अगर अरुण बिजनेस को 63,000 पे कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस ने कभी अरुण को सामान बेचा होगा, यानी कि अरुण बिजनेस का डेटर रहा होगा। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ सर, हम बिल्कुल सहमत हैं। कह रहा कि आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सुनो ध्यान से, ये 63,000 रुपया जो मिला है, ये कह रहा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद मिला है। तो इसका मतलब ये जो 63,000 अमाउंट है, ये 90% है ना। ये कितना है, क्योंकि 10% काटने के बाद मिला, मतलब कि ये 90% है। ठीक है, तो देखो इसकी ट्रांजैक्शन इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसे होगी, आप ध्यान से देखो। थर्ड, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में कैश आएगा, है ना। और अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो इट मीन्स कैश इंक्रीज कर रहा है। कैश का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश का नेचर क्या होता है, असेट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला, 63,000। और याद रखना ये जो 63,000 है ये 90% है। 10% का डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है ना। और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट करते हैं। और एक्सपेंस कितना है, डिस्काउंट कितना है, अगर 90% हमें मिला है तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, तो सर डिस्काउंट दिया गया होगा 10%। बात समझ रहे हो, देखो अगर 90% हमें रिसीव मिला है तो इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दिया गया होगा। 90 + 10 कितना होगा, 100 होगा। तो अगर 100 में 90% हमने रिसीव कर लिया, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखो 10% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ये जो 63,000 है, ये कितनी वैल्यू है, 90%। तो इसको 90 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और इसके बाद 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जो 10% की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 7,000 आएगा। इसका मतलब 7,000 का डिस्काउंट दिया गया है। फिर इसके बाद टू अरुण अकाउंट। अरुण अब डेटर नहीं रहेगा, क्योंकि पेमेंट कर दे रहा है, तो डेटर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और डेटर का मतलब असेट डिक्रीज हो रहा है, और असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम अरुण अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कितना दिखाएंगे, पूरा 100% वैल्यू दिखाएंगे। देखो एक तरीका तो ये है कि 63 और प्लस 7 70 हो गया। लेकिन अगर आपको 100% वैल्यू निकालनी है तो देखो 63,000 ये जो वैल्यू है 90% है, तो 90 से डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी कितना, 70,000 आएगी। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो अरुण है उसको 70,000 का सामान बेचा गया था, 63,000 उससे मिला है, और 10% काट करके यानी कि 90% जो अमाउंट मिला है, मतलब कि 63,000 जो मिला है ये 90% है। ठीक है, इसका मतलब 10% यानी कि 7,000 का डिस्काउंट दिया गया है। तो 63 + 7 कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एंट्री पे आपको ध्यान देना है, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, कह रहा कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर 20,000। यानी कह रहा कि 20,000 डूब गया था, है ना। मतलब कोई डेटर रहा होगा जिसको उधार सामान दिया गया और उसने पेमेंट नहीं किया था, तो हमने यानी कि बिजनेस ने ये मान लिया कि ये पैसा हमारा डूब गया। लेकिन कह रहा कि लास्ट ईयर ये 20,000 हमको मिल गया। तो अगर मिल गया तो कैश के फॉर्म में मिला होगा, है ना। कुछ नहीं दिया तो कैसे मानेंगे। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितना, 20,000। और ये जो बैड डेट से रिकवर्ड हुआ ये अब बिजनेस के लिए रिवेन्यू हो जाएगा, और रिवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट हो जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना, 20,000। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एज बैड डेट्स। ओके, तो ये तो सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी। चलो इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसमें कह रहा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू अशोक। अब अशोक, अच्छा आगे कह भी रहा कि ऑन क्रेडिट, ना कहता तो भी हम मान लेते क्रेडिट, क्योंकि नेम दे रखा था। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। तो 50,000 + 10,000 यानी कि अशोक को 60,000 का सामान बेचा गया, वो भी क्रेडिट बेसिस पर। तो अगर क्रेडिट बेसिस पर बेचा गया तो अशोक के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अशोक डेटर हो जाएंगे, है ना। डेटर एक असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है। और सेल किया गया तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू। लेकिन हाँ अमाउंट कितना दिखाएंगे, 60,000, क्योंकि 50,000 तो लिस्ट प्राइस है, और उसका जो है 20% क्या लिया जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। तो 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60,000, है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब आपको, क्योंकि समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद 6 पॉइंट में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर ₹1,40,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपये का सामान 1,40,000 में बेचा जा रहा है। तो याद रखना, हमेशा हम सेलिंग प्राइस पे ध्यान देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, ठीक है। चलो, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। कैश सेल्स की एंट्री जैसे सिंपली करते हैं, है ना। 6 पॉइंट में देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1,40,000 एंड 1,40,000। 1 लाख मत दिखाना वरना गलत हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमेशा लेते हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7th पॉइंट में, कह रहा कि प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? ओनर को। देता कौन है? बिजनेस देता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करना एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा क्योंकि मालिक का होता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और कैपिटल का इंक्रीज़ करना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितना? 50,000 डेबिट में एंड 50,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलो, ये भी आसानी था। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8, कहता कि पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाई चेक, ठीक है। 60,000 रुपये का पेमेंट हुआ, वो भी चेक से। किसका? बिल्डिंग का, रेंट का। कह रहा हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा, आधी बिल्डिंग प्रोप्राइटर यानी कि ओनर यूज़ कर रहा है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो ये तो हो जाएगा ड्राइंग्स हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग हाफ है वो बिजनेस का खर्चा मान लिया जाएगा। तो ये तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, है ना। देखो, ये एंट्री हो जाएगी 8। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? आधा, 60,000 का आधा 30,000, और बाकी जो रिमेनिंग आधा है वो रेंट अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, और चेक से पेमेंट हुआ तो टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड बाई चेक। तो ये भी आसान था। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 9th। कह रहा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000, यानी कोई इम्प्लाई था, उस इम्प्लाई से उसका बेनिफिट ले लिया गया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा। तो अगर बेनिफिट ले लिया गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, सैलरी नाम का। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट अभी करना है। इसका मतलब बिजनेस की एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 30,000 डेबिट में एंड 30,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू सैलरी, यानी अभी सैलरी ड्यू है, देना मतलब दी नहीं की, अभी देना बाकी है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद टोटल आप जर्नल कर लेंगे तो 4,43,000 डेबिट में एंड 4,43,000 क्रेडिट में आएगा। और एक बार आंसर चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे आपकी बुक में भी सेम आंसर आया है, 4,43,000, यानी कि 4,43,000। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए, ये दोनों क्वेश्चन आपको विथ रीज़न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे को जो प्रॉपर रेगुलर जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको कोई समस्या आ रही होगी जर्नल एंट्री करने में, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।